नमस्कार दोस्तों। आज 19 सितंबर है और आज आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास चीता आया नामीबिया से, तो हम लोगों ने खूब हल्ला मचाया। हमारे पास ये आया, हमारे पास चीते आ गए, 8 चीते आ गए। और अभी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। पर एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में। हमारे पास जो है उसकी सुरक्षा के लिए हम बहुत कार्य नहीं कर पाते हैं, या उसको उठाने के लिए, उसको आवाज देने के लिए पता नहीं क्यों नहीं है लोग हमारे पास। जयराम रमेश ने कहा प्रोजेक्ट चीता बिगन इन 2009। ठीक है भाई, आप ही ने शुरू किया था, या हमने शुरू किया था, आपने शुरू किया था, इस देश के लिए शुरू किया था ना। इस देश में एक और समस्या चल रही है, लंपी स्किन डिजीज, जो गायों को हो रही है, जिनके नाम पे आप लोग वोट लेते हो, जिनका दूध हम पीते हैं, है ना, जिनके माएँ नहीं हैं उनका दूध वो पीती हैं, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उत्पाद आपको मिलते हैं, आज उन पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? कोई मतलब नहीं बन रहा है, कोई मुद्दा नहीं बन रहा, कोई मीडिया वाले नहीं हैं जो बहुत अच्छे से दिखाएं उनको कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। क्या मनुष्यों के लिए सिर्फ ये धरती है? जब आप कहते हो कि खाद्य श्रृंखला टूटती है, तो क्या गायों से खाद्य श्रृंखला नहीं टूटती है? आप 8 चीते लेके आ रहे हो और इतना हल्ला मचा रहे हो, क्या हमारे लिए वो गायें जो हजारों मर रही हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है? तो इस पे विचार कीजिएगा कि हम चुनाव तो चुन तो लेते हैं, लेकिन क्या ये चुनने लायक नेता हैं? मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं सभी के लिए कह रहा हूं। क्या हमारे देश में पक्ष और विपक्ष गायब हो चुका है? एक अच्छा विपक्ष एक अच्छी सरकार के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। एक अच्छा पक्ष जो सरकार का पक्ष होता है, वो भी विपक्ष, अच्छे विपक्ष की कद्र करता है। पर विपक्ष अच्छा हो और पक्ष अच्छा हो, दोनों अच्छे हों, तो आज दोनों की कमी खलती है। कुछ लोग मेरे बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों की कमी खलती है कि एक स्वस्थ, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्य नहीं किया जा रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन आप जिस कार्य को करे जा रहे हो वो सिर्फ आपका निर्णय है, उसमें विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं रही। जबकि लोकतंत्र की नींव इसी पे रखी जाती है कि आप जो भी कार्य करोगे उसकी आपकी आलोचना सहनी पड़ेगी, उसकी कमियों को विपक्ष दिखाएगा और आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें आज हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। विकल्प नहीं है हमारे पास, है ना, लोगों के पास विकल्प नहीं पा रहा है। खैर, इन चीज़ों पे गौर करिएगा, ये कभी कभी दर्द छलक जाता है, इन चीज़ों पे गौर करिएगा। और चलते हैं द हिंदू के लिए, इसके विश्लेषण में चलते हैं। NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये एक अलगाववादी संगठन है नागालैंड का, और ये अलग देश बनाने की मांग करते हैं। इसमें नागालैंड के कुछ भाग हैं, असम के कुछ पार्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ, म्यांमार के कुछ पार्ट को लेके एक बृहत्तर नगा देश बनाने की बात करते हैं। उन्हीं पे दो गुट बन गए थे, एक आइजैक मुइवा गुट और एक खापलांग गुट। खापलांग गुट फिर से केंद्र सरकार के साथ पीस टॉक शुरू करने जा रहा है, उसी पे ये न्यूज़ है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, ये नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, UPSC सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद जो है ये लंपी स्किन डिजीज वायरस डिफरेंट फ्रॉम 219 वर्जन, देख के कभी कभी लगता है ना आपको कि इसके लिए विपक्ष मुद्दा उठाना चाहिए, जोर शोर से उठना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मतलब जब बहुत ही गंदी स्थिति हो गई है, तब जाके आज फ्रंट पेज पे इसकी न्यूज आई है ना। तो
फंडिंग रेजेज क्वेश्चंस अबाउट एफिकेसी ऑफ न्यू वैक्सीन, है ना। तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जिस तरीके से हाईलाइट किया चीज़ों को, जिस तरीके से अन्य मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, इनको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए और इनके लिए भी काम किया जाना चाहिए। इसके बाद है नेट डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉसेस 7 लाख करोड़, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री से 23.3% राइज इन क्लियर सिग्नल ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल, है ना। जो शुद्ध क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस है ना, प्रत्यक्ष कर है, वो जो है 7 लाख करोड़ के पार कर गया है। ये 23% के ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 2022 से। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब भी टैक्स हमारे पास आएगा तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाएगा, है ना। तो ये पहला। उसके बाद है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। पेज नंबर 6 पे है ना। पेज नंबर 6 पे चलते हैं हम सीधे। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट, है ना। नंदन नीलकेनी ने कहा है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यदि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है और उसे ऑनलाइन ही हम सुलझा लेते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है सोशल इंजीनियरिंग का, है ना। इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, किसी अदालत में नहीं जाना पड़ता है। तो इस तरीके से, जैसे आप, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, कि आपने कोई एक सामान मंगाया, इससे मत जोड़िएगा, अभी मैं समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ। आपने एक सामान मंगाया और वह सामान आपके अनुरूप नहीं था, या आपने जो ऑर्डर दिया था उससे गलत सामान आपके पास आ गया। तो इससे पहले हमारे पास सुविधाएं क्या थी, यदि कंपनी के द्वारा इसको सॉल्व कर लिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसके पहले सुविधाएं ये थी कि हम उपभोक्ता फोरम में जा सकते थे, लेकिन यदि इसे ऑनलाइन सुलझा लिया जाता है तो ये क्या होता है कि एक तरीके से सिस्टम पे दबाव कम पड़ता है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। यदि ऑनलाइन सिस्टम इस तरीके का हो जाए, जैसे बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन सुलझाया जा सकता है, जैसे चालान के मामले, और क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ख़रीद के मामले, ड्राइविंग लाइसेंस के मामले, चेक के मामले, या किसी फ्रॉड के मामले, इस तरीके के मामले ऑनलाइन सुलझाए जा सकते हैं। यदि इनको सुलझाने के दिशा में प्रयास किया जाए तो ये काफ़ी क्रांतिकारी साबित होगा और जो अदालतें हैं उनका बोझ कम होगा। आप ये ध्यान रखें कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में किस तरह के सुधार वर्तमान समय में देखे जा रहे हैं, सुधारण चर्चा कीजिए। तो इसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स। इस एडिटोरियल की चर्चा एक अधिकारी द्वारा अब आईएएस प्रबंधन संस्थान में, आईएएस प्रबंधन के यूट्यूब चैनल पे की जा रही है। अभी तक मैंने नहीं बताया, वो अधिकारी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसे क्वालिफाई कर चुके हैं, वो पदस्थापित हैं और उनके द्वारा यह निःशुल्क आपको सुविधा दी जा रही है। तो यह सुबह आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने आपके लिए वीडियो भेज दिया है, मैं सुबह 5 बजे आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो आप उनके एडिटोरियल पेज को ज़रूर देख लें, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और उनके समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। यदि आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो उनके एडिटोरियल पेज के समझाने, उसके जो एडिटोरियल जो समझाया जा रहा उन नियमित रूप से देखें और लाभ उठाएं, ठीक है। आगे उनके बारे में और भी चर्चाएं करेंगे हम, अभी तो फिलहाल लाभ उठाएं। तो इसके बाद है द जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रूथ एंड एक्शन नीडेड। asymmetries abound India's labor market and closing the gap is the key achieving social justice for working women। तो जेंडर पे गैप का क्या मतलब होता है, आप ये समझिए कि किसी भी महिला को, आपने देखा होगा कि गांव में जब हम काम करवाते हैं तो किसी पुरुष
की जो मजदूरी होती है वो 200 रुपये यदि होती है तो महिला की मजदूरी 150 रुपये के करीब होती है ना। जो पुरुष काम करता है 200 रुपये में और महिला की मजदूरी हम 150 रुपये देते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि शारीरिक रूप से वो कम काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है, वो बराबर काम करती है। इसी के बारे में इस पर बात किया गया है। क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों वाइडर गैप, पे गैप है, और भारत में क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो है द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। हमने देखा है कि जो टूटे चावल हैं उनके निर्यात पे रोक लगा दी गई है ना। और निर्यात क्यों लगाई गई है ये समझिए कि एक प्रोग्राम है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कनेक्ट टू द राइस एक्सपोर्ट बैन। क्या यह राइस एक्सपोर्ट बैन से कनेक्टेड है? हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा कि जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोलियम पदार्थों में वो 10% से बढ़ा के 20% करने की बात की जा रही है। यहाँ पे इस 20% से नहीं समझिएगा, 20% करने की बात की जा रही है ताकि हम जो जीवाश्म ईंधन है उनका कम से कम उपयोग करें। तो क्या यह उसी को लेके है? इसी पे यह पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया है। साथ ही साथ भारत में खाद्यान्नों की कमी और भारत के खाद्य सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है यह कदम, उसके बारे में भी बात की। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड लिस्ट। अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु है ना के 4 शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नए मतलब सूचीबद्ध किया गया है। वो जनजातियां थी, उन्हें अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया है ना। 4 हैं तो उनको सूचीबद्ध किया गया। अब इनको कैसे शामिल किया जाता है और कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में पूरी बात की गई है। कैसे संविधान में शामिल किया जाता है, किसकी सिफारिश दी जाती है, कहाँ पे इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है, इसके बारे में पूरी थ्योरी दी गई है या पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसे समझें अच्छे से। ठीक है। आर्टिकल 341, 342 क्या कहता है उसके बारे में समझाया गया। उसके बाद है सवार, स्वरा एंड सोनरा है ना। ये 3 नाम हैं, आपको इसके बारे में बता रहे हैं अभी तुरंत। सवार, स्वरा एंड सोनरा, ये 3 नाम हैं। वन एंड द सेम ट्राइब नो, ये तीनों एक ही हैं और एक ही ट्राइब के हैं, भले ही इनका उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े ही हैं कि किस प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल किया जाता है, किस प्रकार से उसे हटाया जा सकता है। इसी को यहाँ से जोड़ के पढ़ लीजिए तो ये बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।